हेलो बच्चों, आज का आपका टॉपिक है एरिया वेक्टर ऑफ 2D सरफेस और ओपन सरफेस। 2D सरफेस 2D सरफेस कौन सा होता है? जो प्लेन में होता हो, जो चाहे वो एक्स वाई प्लेन में हो, चाहे वाई जेड प्लेन में हो, चाहे जेड एक्स प्लेन में हो। तो जो प्लेन में जो सरफेस होता है उसको 2D सरफेस कहते हैं, और इसको ओपन सरफेस भी कहते हैं। खुला पृष्ठ, क्या? क्षेत्रफल सदिश। एरिया वेक्टर मतलब क्षेत्रफल सदिश। किसका क्षेत्रफल सदिश आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं? 2D सरफेस का, द्विविमीय पृष्ठ का या खुला पृष्ठ का। ठीक है। हालांकि ये सब बातें ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं है आपकी बुक में, ठीक है, लेकिन समझते रहिए। तो पहली बात तो यहाँ पर हमने एक्स वाई प्लेन में एक स्क्वायर लिया है ABCD। एक्स वाई प्लेन में यह क्या है? स्क्वायर ऑफ साइड A या स्क्वायर ABCD ऑफ साइड A इज इन XY प्लेन। ओके, स्क्वायर ABCD ऑफ साइड A इज इन XY प्लेन। ओके, XY प्लेन में है। तो यह प्लेन कैसा होगा? ओपन सरफेस होगा। कैसा होगा? इसकी एरिया क्या होती है? ये तो क्लास 6 के बच्चे बता देंगे। साइड का स्क्वायर, ए का स्क्वायर। लेकिन आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एरिया। एरिया वेक्टर भी है। एरिया क्या है? वेक्टर भी है। अगर वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन भी है, वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन भी है। तो एरिया वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे? कुछ भी कह दो, AB क्रॉस BC कह दो, AB क्रॉस BC कह लो, और BC क्रॉस AB कह लो, ठीक है, या AD क्रॉस BC कह लो। कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट होगा। ठीक है, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है। अब जरा देखिए, अगर हम AB क्रॉस BC कहते हैं, क्या कहते हैं? AB क्रॉस BC। तो AB क्रॉस BC, तो मॉडुलस ऑफ AB, ध्यान दीजिएगा, मॉडुलस ऑफ BC साइन 90 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर है, हर एंगल कितना है? 90 डिग्री का है। ठीक है। अब AB क्रॉस BC किए, AB क्रॉस BC, AB से BC की तरफ, इसका डायरेक्शन क्या हुआ? इनवर्ड हुआ। तो इनवर्ड क्या है? जेड एक्सिस। तो इस ब्लैक बोर्ड को पार कर रहा है ना। इनवर्ड को क्या कर सकते हैं हम? मान लीजिए माइनस आई कैप। बोलो भाई, माइनस आई कैप बराबर यह है A इंटू माइनस आई कैप बराबर A स्क्वायर माइनस आई कैप। ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसी को हम कह दें कि एरिया वेक्टर इजिकल टू BC क्रॉस AB कर दें ना, तब क्या होगा? मॉड ऑफ BC इंटू मॉड ऑफ AB साइन 90 डिग्री। अब डायरेक्शन लो बेटा, BC क्रॉस AB आउटवर्ड हुआ, तो प्लस आई कैप बराबर क्या हुआ? A स्क्वायर आई कैप। A स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ? जो एरिया ऐसा डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ
ओपन सरफेस, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर आप चाहे 2D सरफेस कहो चाहे ओपन सरफेस कहो, क्या है ओपन सरफेस कहो, इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये सरफेस क्या है, परपेंडिकुलर है, चाहे वो इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो, क्या हो, ब्रैकेट में लिख लो, इनवर्ड आर आउटवर्ड, इन प्रॉब्लम, चाहे वो इनवर्ड हो चाहे वो आउटवर्ड हो, प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। बात समझ आ रहा है ना? तो चलिए नोट करिए इसको प्लीज। अगर एक्स वाई प्लेन में है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, जेड एक्सिस में होगा, चाहे प्लस जेड एक्सिस में चाहे माइनस जेड एक्सिस में। अगर यही आपका किसमें होता, यही आपका किसमें होता वाई जेड एक्सिस में, कहाँ होता, तब क्या होता, चाहे ऐसे लेते वाई एक्सिस प्लस वाई एक्सिस, चाहे ऐसे लेते माइनस वाई एक्सिस ना। अगर ये यही यहाँ पर होता तब क्या करते, तब वाई क्रॉस जेड एक्स एक्सिस, वाई क्रॉस जेड एक्स एक्सिस ना, या ऐसे माइनस एक्सिस। मतलब कि अगर एक्स वाई प्लेन में है तो उसका डायरेक्शन प्लस माइनस जेड एक्सिस, अगर एक्स जेड प्लेन में है तो उसका डायरेक्शन प्लस माइनस वाई एक्सिस के डायरेक्शन होगा। अगर वाई जेड प्लेन में है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, प्लस माइनस एक्स एक्सिस का जो डायरेक्शन होगा। ओके, क्लियर हो गया? नोट इट प्लीज। यहां गलती कर रहा हूं यार, जेड एक्सिस में है ना तो के कैप होगा, क्या होगा, के कैप, यहाँ क्या होगा, के कैप। सिर उड़ाते ओले पढ़ना, बता रहा हूं जेड एक्सिस, लिख रहा हूं वाई कैप। तो इसको भी सुधार लो यार, के कैप, एक काहे छोड़ रहे हो, कोई बच्चा गलत उतार लेगा तो सत्यानाश हो जाएगा ना। हाँ, बड़ी गलती कर गए हैं, यहाँ ए स्क्वायर ले लिए हैं ना, ए इंटू ए, ए स्क्वायर माइनस आई कैप ना। समझ गए कि नहीं, इसको कायदे से मिटा दो। चलिए फिर मैंने स्क्वायर लिया, यही क्या, ए बी सी डी, भाई ये ऐसे है, बाहर की तरफ है, जेड एक्सिस है, ये फिगर 3D में फिगर दिखाना थोड़ा सा कठिन होता है। अगर इसकी एरिया निकालें तब क्या होगा बताओ, BC क्रॉस AB या AB क्रॉस BC करेंगे, तो अगर AB क्रॉस BC करेंगे तो क्या होगा, ऐसे बाहर की तरफ क्या है, एक्स एक्सिस, क्या है एक्स एक्सिस, तब यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस आई कैप, क्या हो जाएगा, प्लस आई कैप हो जाएगा कि नहीं। अच्छा चलिए, अगर हम इसको यहाँ कर दें, यहाँ पर ये ए बी सी डी, तब ये किस प्लेन में हो गया, एक्स जेड प्लेन में हो गया, तो एक्स जेड के परपेंडिकुलर कौन है, वाई एक्सिस, तब यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस वाई कैप माइनस जे कैप, और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस जे कैप। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर प्लेन के परपेंडिकुलर है तो देखो किस प्लेन में है वो, अगर एक्स वाई प्लेन में है तो उसका डायरेक्शन कहाँ होगा, जेड एक्सिस में होगा, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो। अगर वाई एक्स जेड प्लेन में है डायरेक्शन क्या होगा, वाई एक्सिस प्लस माइनस वाई डायरेक्शन। अगर वाई जेड एक्सिस में है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, प्लस माइनस एक्स एक्सिस। क्लियर हो ना? मैं किसकी बात कर रहा हूँ, 2D सरफेस की बात कर रहा हूँ, ओपन सरफेस की बात कर रहा हूँ। समझ में आया?
चलिए एरिया वेक्टर ऑफ 3D सरफेस आर क्लोज सरफेस, 3D पृष्ठ या बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश ना। अब मैंने यहाँ पर देखो ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड एक्सिस है, ये 3D स्पेस में है। कहाँ ये 3D स्पेस में है। एक क्यूब हमने ले लिया, क्या ले लिया, क्यूब। तो क्यूब ले लिया तो मान लीजिए प्रत्येक साइड इसकी कितनी है, ए है, प्रत्येक साइड कितनी है, ए। अच्छा, क्यूब में कुल कितने पृष्ठ हैं, 6। 6 बाहर की तरफ है और 6 अंदर भी हैं। जैसे देखिए अगर ये क्लोज है, ये एक बाहर वाला या ये अंदर वाला, बाहर वाला और अंदर वाला। तो इसमें हम किसको कंसीडर करते हैं, किस सरफेस को कंसीडर करते हैं, आउटर सरफेस को। क्या करते हैं, आउटर सरफेस को हम आउटर सरफेस का एरिया वेक्टर निकालते हैं। इनर वाला छोड़ देते हैं, इनर वाला, अंदर वाला जैसे एक बॉक्स है बंद है तो केवल बाहरी सरफेस लेंगे, अंदर वाला सरफेस छोड़ देते हैं हम। अंदर वाला सरफेस क्या करते हैं, हम छोड़ देते हैं। अगर मान लीजिए ये पृष्ठ हमने लिया, क्या ले लिया, यह पृष्ठ हमने लिया, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, परपेंडिकुलर। अब अगर ऊपर का है तो आउटवर्ड होगा ना। अगर ऐसे है, मान लो सपोज करो अगर ये ले रहे हैं क्या होगा, आउटवर्ड। बोलो भाई, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वह क्या होगा, ये 90 डिग्री पर होगा भैया, इस पर 90 डिग्री पर होगा। ये बगल वाला ले रहा हूं, क्या बगल वाला ले रहा हूं, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, पृष्ठ के परपेंडिकुलर। किसके होगा, पृष्ठ के परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पृष्ठ ले रहे हैं, अगर इसको ले लिए तब क्या होगा, ये परपेंडिकुलर आउटवर्ड, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, इनवर्ड नहीं जाएंगे, आउटवर्ड जाएंगे। कहाँ जाएंगे, इसी तरह से 6 सरफेस हैं। कितने सरफेसेज हैं, देयर आर 6 सरफेसेज। एक पाथ है उसमें हम 12 कह सकते हैं कि 6 आउटवर्ड सरफेस और 6 इनवर्ड सरफेस, अंदर वाले सरफेस, और 6 बाहर वाले सरफेस। इसमें हम किसको कंसीडर करेंगे, किसको कंसीडर करेंगे, बाहर वाले सरफेस को हम कंसीडर करेंगे। ओके, तो जैसे देखिए एक हम ले रहे हैं क्या, सिलेंडर ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, सिलेंडर। एक क्लोज सरफेस है ना भैया, इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, परपेंडिकुलर, यहाँ तो करेंगे परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, इसका परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, इसका परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर इसका परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। चाहे जहाँ भी ले लें, क्योंकि ये कर्व्ड है ना, जिस भी पॉइंट पर हमको, अगर मान लीजिए स्मॉल खंड लेना है, हमको क्या लेना है, स्मॉल खंड लेना है, स्मॉल एलिमेंट लेना है इसमें से, तो एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर आउट, परपेंडिकुलर आउट। और इनर सरफेस की बात हम नहीं करेंगे, किसकी बात करेंगे, आउटर सरफेस की, बाहरी पृष्ठ की बात हम करेंगे। ठीक है। अच्छा, मान लीजिए एक स्फीयर है, क्या है ये, स्फीयर है भाई। हम स्फीयर कैसे बनाए, मान लो ये स्फीयर है, क्या है ये, स्फीयर है ना। अब बताओ, स्फीयर ये है ना, हर जगह किसी हर पॉइंट पर एरिया वेक्टर क्या होगी, आउटवर्ड, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, परपेंडिकुलर आउटवर्ड ना। तो और एक बात बता दूं, थोड़ा सा काले से बना दूं, इसको मिटा दूं क्या, ये वाला ये स्फीयर है, इसको सर्किल मत समझिएगा। चलो भाई ऐसे कर दे रहा हूं, सर्किल मत समझिएगा इसको। तो जो इसके जैसे इस छोटे खंड, ये DA है, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, DA इधर होगा। अगर इसको मिलाएंगे ना, पीछे की तरफ ले जाएंगे ना, ये सेंटर से जाता हुआ प्रतीत होगा। जैसे यहाँ पर आए, कोई स्मॉल एलिमेंट ले लें, इसका एरिया वेक्टर DA, क्योंकि छोटा खंड ले रहे हैं इसलिए DA ले रहे हैं, ठीक ना।
इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड, समझ गया कि नहीं। और सब के सब क्या है, रेडियल है, सब के सब क्या है, क्यों रेडियल है, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर ले रहे हैं, इसका मतलब उसे पीछे बढ़ाने पर वो कहाँ जाएगा, वो सेंटर में मिलेगा ना। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, मतलब रेडियस इज व्हाट, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। अब बताओ, अब यहां से परपेंडिकुलर लेना है तो टेंजेंट तो ड्रा करना पड़ेगा भैया, नहीं बोलो, इस सर्कुलर सरफेस है ना, बोलो स्फेरिकल सरफेस है ना ये, तो यहां पर हम परपेंडिकुलर कैसे ड्रा करेंगे, पहले तो नॉर्मल ड्रा करना पड़ेगा। जब नॉर्मल से 90 डिग्री बना रहा है, इसका मतलब ये कहां से होके जा रहा है, रेडियस से, क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर होती है किस पर, टेंजेंट पर, होती है कि नहीं। हाँ, तो नोट करें। अब हम आगे चलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर चलते हैं आगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर बड़ा मजा आने वाला है, बड़ा मजा आने वाला है। और हम ले रहे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या ले रहे हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं। चलो, ये कोई सरफेस है ना, इसकी एरिया क्या है, ए है, सपोज करिए यह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, ऐसे है, जान लो ऐसे है ना। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड्स आएंगी इसको फाड़ती हुई बाहर निकल जाएंगी, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन आएंगी इसको फाड़ती हुई क्या, बाहर निकल जाएंगी, ठीक है। तो इसका जो, अरे ये तो हेडिंग तो मैंने मिटाया ही नहीं, यहाँ हमको पढ़ना है क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको डिनोट करते हैं फाई ई से, फाई ई, समझ रहे हो, फाई ई, फाई ई से, ठीक है। तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस को फाड़ती हुई, इस सरफेस को फाड़ती हुई बाहर निकल रही हैं, वही इसका क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इस सरफेस से रिलेटेड क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। यहां जरा बताओ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है इससे, 3। और ये जो लाइन पास हो रही है सब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, सरफेस को इतना ही रहने देते हैं, सरफेस को इतना ही रहने देते हैं जितना है। भाई मेरे पास कोई मेजरमेंट तो नहीं है, अंदाज से कर रहा हूं। अब हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी को बढ़ा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी को बढ़ा दिया। जब डेंसिटी को बढ़ा दिया पता चला कि यहाँ से कितना गुजर रहा था भैया, 3, पता चला कि अब जो है कितना गुजर रहा है, आप देखो जरा, फाड़ते हुए इसको, फाड़ते हुए इसको, अब गिनो जरा यार, गिनो, गिनते ही रह जाओगे, गिनते ही रह जाओगे, सब परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलरली एकदम 90 या 100 फाड़ती हुई जा रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऐसे भी हैं, ऐसे भी हैं, ऐसे भी हैं, ऐसे भी हैं, सॉरी ऐसे, ठीक है। अब यहाँ फाई ई क्या हुआ बेटा, फाई ई 1 2 3 4 5, यहाँ 5 हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान यहाँ पर बढ़ गया, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान बढ़ गया। मतलब कब बढ़ रहा है, जब डेंसिटी, देखो डेंसिटी मतलब घनत्व, डेंसिटी मतलब घनत्व ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर ये बढ़ रहा है
क्या हो रहा है? अगर वैद्युत बल रेखाओं का घनत्व बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या करेगी? बढ़ेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? बढ़ेगी। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी तो फाई ई भी क्या होगा? बढ़ेगा। ऊपर की तरफ निशान लगा रहा हूं, इसको आप स्टेटमेंट दे सकते हैं। कैसे? वैद्युत बल रेखाओं का घनत्व बढ़ने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती है। ये हम पढ़ चुके हैं इसको ना, बढ़ती है, जिससे तल से बद्ध इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान, वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है? बढ़ता है। इसका मतलब ये हुआ यार, यहाँ एक बात हमको समझ में आती है, फाई इज प्रोपोर्शनल टू द व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड। बस क्यों बोल भाई? जब इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ा, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी बढ़ने से क्या बढ़ा? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने से क्या बढ़ गया? फाई ई बढ़ गया ना। इसका मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ता जाएगा, इस सरफेस से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या क्या होगी? बढ़ने लगेगी। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एक काम हम और कर रहे हैं, इसको खूब बड़ा सा ले रहे हैं। क्या? सरफेस को ही बढ़ा दे रहा हूं। क्या कर रहा हूं? सरफेस को ही बढ़ा दे रहा हूं। देखो भाई, दिख रहा है कि नहीं? पता चला कि कुल कितना था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो है, 9 को 9 सब इसी में आ जा रहे हैं। 3 4 5 6 7 8 कहीं घुसा दिए ठोरो, चलो घुसा दिया 9। देख रहे हो? और सब परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इसको फाड़ के बाहर निकल रहे हैं। इस डायरेक्शन में फाड़ के इस डायरेक्शन में निकल रहे हैं। अब यहाँ क्या हो गई? फाई ई बराबर 9। फाई ई बराबर, इसका मतलब ये है कि अगर एरिया इंक्रीज कर रही है तो फाई ई भी क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। क्षेत्रफल का मान बढ़ने पर फ्लक्स का मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। एनी प्रॉब्लम? इसका मतलब एक बात और भी आई, फाई ई इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया। फाई ई इज द प्रोपोर्शनल टू द एरिया। ओके, अब हम आपको लिखवाएंगे डेफिनेशन। देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एक परिभाषा हमने जो कंक्लूजन निकला, उस कंक्लूजन के आधार पर हमने एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन बनाई है। शुरू में तो आप लोग ऑब्जेक्शन करेंगे, लेकिन बाद में नहीं करेंगे। मैंने लिया है कि इफ ए सरफेस इज केप्ट, अगर कोई पृष्ठ रखा गया है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक ना। यदि किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत कोई पृष्ठ रखा गया है, तो देन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास टू द सरफेस, तब सरफेस से गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, रिलेटेड टू दैट सरफेस, उस सरफेस से रिलेटेड ना। तब हम पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होता है E इंटू ए, वेयर E इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड A इज एरिया ऑफ सरफेस।
ओके, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो गया। अगर मान लीजिए कि ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन और पृष्ठ सरफेस के बीच 90 डिग्री का एंगल नहीं है। सपोज करो कि ये कोई हमारा सरफेस है, ध्यान दीजिए, इसका एरिया वेक्टर जो है ये है आपका, ध्यान दो, एरिया वेक्टर ये है, तो ये तो आएगा इधर है कहीं से, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ये है। यह एंगल क्या है, थीटा। ध्यान दीजिएगा, तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। अच्छा ये बताओ, अब इसको तो हम तोड़ सकते हैं, दो कंपोनेंट है, एक तो इधर ई कॉस थीटा, एक तो इधर ई साइन थीटा, बोलो, तो ई कॉस थीटा किसके परपेंडिकुलर है, पृष्ठ के परपेंडिकुलर है। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पृष्ठ को फाड़ते हुए जाए, पृष्ठ को छेदती हुई जाए, वही तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाती है भैया। जैसे देखिए ये है, ये वाला जो इसको फाड़ती हुई परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो इसको फाड़ती हुई, इसको छेदती हुई बाहर निकल जाए परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, वही लाइंस तो क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना। उन्हीं की संख्या को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब कोई ऐसे आ जाए तब वो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं बनाएगा भैया। अगर ऐसे आ रहा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं बनाएगा, ऐसे जाएगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए कौन सी फील्ड जिम्मेदार है, कौन सा कंपोनेंट जिम्मेदार है, ई कॉस थीटा। ई कॉस थीटा is responsible for electric flux। क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बोलो भाई ना। तो अब फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई की जगह हम क्या लिखें बेटा, ई कॉस थीटा। अगर इसका क्षेत्रफल क्या है, एरिया क्या है, ए है, ई कॉस थीटा इंटू ई बराबर ई ए कॉस थीटा होगा। क्या इसको हम बेटा वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। तो फाई ई बराबर क्या हो गया लाल मेरे, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, हेयर ए इज व्हाट, एरिया वेक्टर, ई इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई ए डॉट बी बराबर पढ़े हो ना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या, ए बी कॉस थीटा। पढ़े हो नहीं पढ़े हो, तो ई ए कॉस थीटा बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। एक बात बता दूं, आप बता दूं कि एरिया रियली स्केलर क्वांटिटी है, वास्तव में क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं फिजिक्स में जिसके लिए एरिया को वेक्टर मान लिया गया है। गॉस थ्योरम को पढ़ना है तो एरिया को वेक्टर मानना है, इसलिए मान लिया गया। कुछ रेफरेंस में यह एरिया क्या है, वेक्टर है, बाकी रेफरेंस में एरिया क्या है, स्केलर है। इतना ध्यान रखिएगा। ये तो मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका पूरा हुआ, डेफिनेशन पूरी हुई। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हाँ, अब इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे यदि सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर न हो, यदि सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर न हो और सरफेस के क्षेत्रफल वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा हो, बीच का एंगल क्या हो, थीटा हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का को दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वह घटक जो
एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में है, या इलेक्ट्रिक फील्ड का वह घटक जो सरफेस के परपेंडिकुलर है वह क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाएगा, वह वैद्युत फ्लक्स बनाएगा। अतः फाई ई इज इक्वल टू ई कॉस थीटा इंटू ए बराबर ई ए कॉस थीटा ना, और फाई ई बराबर ई डॉट वेक्टर ए। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। इंग्लिश में, if surface is not perpendicular to the direction of electric field and electric field makes an angle theta from the area vector, then the perpendicular component of electric field E cos theta will be responsible for the electric flux. In that case, phi E is equal to E cos theta into A बराबर ई ए cos थीटा, दैट इज वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। शुरू में तो आप लोग समझे रहे होंगे, क्या क्या समझे रहे होंगे, अरे सर ये तो कहाँ से डिफिनीशन लिखवा रहे हैं, लेकिन अब तो समझ में आया कि डिफिनीशन हमारी सही थी। बोलो भाई, अब यहाँ से भी ये भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की एक प्यारी सी डिफिनीशन आ गई, क्या, प्रोडक्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट, क्या, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेटेड। हमेशा ध्यान ये रहना, ये रिलेटेड होता है हर सरफेस। ऐसे ही एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने कई सरफेस रख दिया, तो हर सरफेस का तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, अलग अलग होगा ना। इसलिए लिखा हूं इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेटेड टू दैट सरफेस। दिख रहा है जी, दिख रहा है। अच्छा चलिए ठीक है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के अदिश गुणन को, क्या, के अदिश गुणन को उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। देखिए भाई, दो क्वेश्चन लिया हमने, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। एक क्वेश्चन और फिगर एक ही है। यहाँ देख रहे हैं ये कोई सरफेस है, मान लीजिए कि ये सरफेस कैसा है, स्क्वायर है, प्रत्येक साइड कितनी है, ए, प्रत्येक साइड कितनी है, ए। और ये भी एक सरफेस है, कैसा सरफेस, स्क्वायर सरफेस है ना, इसकी प्रत्येक साइड कितनी है, ए। तो पहले तो ए बराबर क्या होगा दोनों के लिए, ए स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में थीटा इज इक्वल टू व्हाट, देखो ये एरिया वेक्टर दिया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, ये दोनों के 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं सरफेस से, तो थीटा कितना हुआ भैया, 0 डिग्री। बोलो भाई, तो फाई ई बराबर क्या हुआ, ई ए कॉस 0 डिग्री हुआ, बराबर ई ए स्क्वायर इंटू 1 बराबर ई ए स्क्वायर हुआ। यहाँ पर देखो भैया कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 का। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, 90। तो यहाँ फाई ई बराबर क्या हो जाएगी, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है यार, ये बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है। तो ई ए कॉस 90 बराबर लड्डू हो गया है, तो इनकी कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, लड्डू खाते हो लड्डू, 0 भाई, 0। ठीक है, और देखो कुछ क्वेश्चन नोट किए हैं भैया। हाँ, एक क्वेश्चन और है, अभी तो आप लोग उतार रहे हैं। चलिए फिर क्वेश्चन देखिए, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, ये क्यूब है जिसके हर साइड कितनी है, ए है, हर साइड कितनी है, ए। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, बोलो भाई,
किस डायरेक्शन में है? एक्स डायरेक्शन में है। कह रहा है कि इस क्यूब से रिलेटेड नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? अब मैं इस क्यूब को यहीं रख दे रहा हूं, यहीं रख दे रहा हूं, ठीक है। इसको मार रहा हूं सरफेस 1, इसको मार रहा हूं सरफेस 2, इसको मार रहा हूं सरफेस 3, इसको मार रहा हूं सरफेस 4 ना, ठीक। और दो सरफेस तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये वाले और ये वाले, दो तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, दो 4 सरफेस ना। तो फाई 1 कितना होगा बेटा? ये फाई 1 देखो 1 इधर है, दिख रहा है कि नहीं? 1 इधर है, तो यह जो है इसका एरिया वेक्टर क्या होगा भैया? ये होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गई, तो थीटा कितना होगा? 180 अंश। तो फाई 1 बराबर क्या होगा? ई कॉस 180 अंश बराबर माइनस ई ए। ओके। अगर मान लीजिए अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है E इक्वल टू ई नॉट आई कैप, क्योंकि यह डायरेक्शन में हमने दे ही दिया इसको, यही ना। तो बराबर क्या हो जाएगा ये भैया? तो ये क्या हो जाएगा? क्योंकि हर सरफेस कैसा है? स्क्वायर है, बराबर माइनस ई नॉट ए स्क्वायर। हर सरफेस कैसा है? स्क्वायर है। ओके, ये तो 1 का निकल गया। अब 2 का देखो, इसका देखो जरा, देखो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है कि नहीं है? जरा देखो पहले, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो फाई 2 क्या हो जाएगा जरा बताओ बेटा। तो ई ए कॉस 0 बराबर ई नॉट ए स्क्वायर। भाई कॉस 0 पाने एक होता है, हुआ। जरा इसकी बात देखो, थर्ड की बात देखो, इसका एरिया वेक्टर किधर है भैया? ये है, ये परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं? 3 का परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है, हाँ। तो फाई 3 बराबर ई ए कॉस 90 बराबर 0। चलो फाई 4 का जरा देखो, तो ऊपर वाले का, इसका भी एरिया वेक्टर ये हो गया। तो फाई 4 कितना हो गया बेटा? ई ए कॉस 90 बराबर 0 हो गया। इसका नहीं निकाले हैं अभी हम लोग, इसका भी एरिया वेक्टर ऐसे होगा। एरिया वेक्टर कैसे होगा? ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। तो फाई 5 बराबर ई ए कॉस 90 बराबर 0। और ये 6 जो अंदर वाला है, इसका भी एरिया वेक्टर कहाँ होगा? इधर ब्लैक बोर्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, थीटा कितना? 90। तो फाई 6 कितना होगा? ई ए कॉस 90 बराबर 0। तो फाई ई नेट बराबर क्या हो गया भैया? फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस फाई 4 प्लस फाई 5 प्लस फाई 6 बराबर फाई 1 कितना है? माइनस ई नॉट का स्क्वायर, ई नॉट ए स्क्वायर प्लस ई नॉट ए स्क्वायर ना। अब इसके बाद 4 0, सब 0 0 है, लेकिन ये भी आपस में कट गया, ये बराबर क्या आ गया? 0। क्या आ गया? 0। ध्यान दीजिएगा एक बात को नोट करने के पहले, यहाँ कोई चार्ज पार्टिकल नहीं था, इस क्यूब के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल नहीं था। तो इस तरह से ना, जो भी सरफेस ओरिजिन से पास हो रहा है, क्या जो भी सरफेस 3D में ओरिजिन से पास हो रहा है, क्लोज सरफेस है, और ओरिजिन कहाँ है? ओरिजिन कहाँ है? क्लोज सरफेस के अंदर है।
ओरिजिन कहाँ है? क्लोज सरफेस के अंदर है। यहाँ ओरिजिन कहाँ थी? क्लोज सरफेस। ये नहीं अंदर थी तो कम से कम उससे ओरिजिन से तो पास हो रहा था। ओरिजिन से चाहे पास हो और चाहे उसके अंदर हो, तो नेट फ्लक्स कितना होगा भैया? 0। लेकिन ये हमेशा नहीं होता है। और ध्यान रहे कि इसके अंदर नो चार्ज, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो नेट फ्लक्स कितना हुआ? 0। नोट करिए। और क्वेश्चन चलते हैं। तो देखिए फिर एक क्वेश्चन है, ये सिलेंडर है, देख रहे हैं जैसे है, जिस हालत में बेचारा है उसी हालत में देखिए इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू E0I, मतलब एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है। केवल इस बेचारे की हालत देखिए कि इसका रेडियस कितना है? R है। रेडियस कितना है? R है। अच्छा, इसकी लंबाई को क्या मान लूँ मैं? L मान लिया हमने। इसकी लंबाई को क्या मान लिया? L। अच्छा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब यहां पर जो एरिया वेक्टर है, मान लीजिए सरफेस 1 है, ये दूसरे मुंह वाला सरफेस 2 है, एक कर्व सरफेस क्या है? 3। तो फाई 1 बराबर क्या होगा भैया? ये फाई नेट पूछा है, फाई ई नेट कितना होगा? तो फाई 1 बराबर ई ए cos 0 बराबर E0 ए। ये सिलेंडर है तो इसका मुंह कैसा होगा? सर्कुलर होगा। तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। जरा इसका देखिए, इसका एरिया वेक्टर इधर है, ई और ए के बीच में कितना कोण है? 180 अंश का। तो फाई 2 बराबर ई ए cos 180 डिग्री बराबर माइनस E0 पाई आर स्क्वायर होगा कि नहीं? अब ये जरा देखो, जो कर्व सरफेस है ये, इसका एरिया वेक्टर चाहे इधर ले ले चाहे इधर ले ले, 90 डिग्री का बना रहा है ना एंगल। तो फाई 3 बराबर क्या हो जाएगा? ई ए cos 90 बराबर लड्डू। ई नेट बराबर क्या हो जाएगा? फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। अब बताओ बेटा, ये फाई 1 और फाई 2 क्या हो जाएगा? जोड़ो, 0 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। चलिए एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, जल्दी से नोट करिए इसको। चलिए भाई, यह एक स्फीयर है। एक ऐसा क्वेश्चन लिया है कि इस क्वेश्चन से गॉस थ्योरम का इंट्रोडक्शन भी आप जान जाएंगे। गॉस थ्योरम का इंट्रोडक्शन भी जान जाएंगे। यह एक स्फीयर है। यह क्या है? स्फीयर है, गोला है, ठीक है। और यह गोला कहाँ रखा गया है? 3D स्पेस में, 3 डायमेंशनल स्पेस में यह गोला रखा गया है ना। चाहे जहाँ भी गोला आप रख दे रहे हैं, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं? पास हो रही हैं। क्या हो रही हैं? पास हो रही हैं। अच्छा, एक बात यह जान लीजिए, इसमें तो मान ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये तो कांस्टेंट है बेटा। ये क्या है? कांस्टेंट है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट कांस्टेंट, इज नॉट कांस्टेंट, क्योंकि इसकी दिशाएं क्या हो रही हैं? बदल रही हैं। जैसे यहाँ पर एक अगर हम एलिमेंट ले लें तो पता चला कि ये डी ए इधर भी है, वेक्टर डी ए भी है और वेक्टर ई भी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है। यहाँ पर हम कोई एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट ले लें डी ए, तो वेक्टर डी ए भी इधर ही है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है? इधर है। तो डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है ना। और जो हम ये लिखे थे कि फाई ई बराबर ई ए
यहाँ ई का डायरेक्शन कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है, लेकिन अब यहाँ एक नया उभर के आएगा। अगर मान लीजिए इसकी नया कॉन्सेप्ट, मान लीजिए कि स्मॉल एलिमेंट ले लिया किस पर, सरफेस पर, जिसकी एरिया क्या है, डी ए है ना, तो डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ई डी ए काश 0 डिग्री होगा कि नहीं बता दो हमको। और यहाँ देखो नोट कर लो, डी फाई ई बराबर क्या, ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए। यहाँ ई का मैग्नीट्यूड फिक्स है, सिर्फ डायरेक्शन नहीं गड़बड़ है। बात समझ गए कि नहीं? तो वेरिएबल फील्ड कह सकते हैं इसको, क्योंकि डायरेक्शन तो बदल रहा है। ठीक है, तो चलिए बराबर क्या होगा, ई इंटू डी ए होगा कि नहीं? अच्छा, फाई ई नेट कितना हो जाएगा, तो पूरे का समाकलन ले लो, जितना ये डी ए लिया ना, इतना पूरा डी ए ले लो, पूरे जितना भी स्फीयर है पूरे स्फीयर का डी ए ले लो। तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रल करना पड़ेगा। बोलो भाई, ई डी ए, ठीक है, ई को तो बाहर निकाल लेंगे, क्या, डी ए बराबर क्या हो जाएगा भैया, ये ई इंटू ए। और गोला का क्या होता है, अगर मान लीजिए इसकी रेडियस आर है, इसकी रेडियस क्या है, तो 4/3 पाई आर क्यूब, 4/, नहीं यार उसका मालूम होता है ना, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये बराबर हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? और ई बराबर क्या होता है बेटा, आप ई का जरा मान रख दो लाल मेरे, खाई ई ने थक गया हूँ, अरे यार आज कितना दिन खाना खाए हुआ। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? थोड़ा सा अरे घुमा दो कैमरे को यार, थोड़ा सा दिखा, दिख गया पूरा, ये आधा और घुमाओ इसको, क्या करना है, और यहाँ से ले लो यहाँ तक, क्या करना है अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, लो खींच करके इसको, हाँ हो गया कि नहीं? तो क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। देख भैया आर स्क्वायर तो सब सच 4 पाई से कट गया, आर स्क्वायर से कट गया, फाई नेट बराबर क्या हुआ, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द गॉस थ्योरम, दिस इज द गॉस थ्योरम। मतलब चार्ज को कहाँ रखा गया था, यहाँ पर रखा गया था। कहाँ रखा गया था, इधर देखो चार्ज कहाँ है, यहाँ पर। अगर ये चार्ज होगा तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर 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 हर जगह है ना, तो प्लस क्यू चार्ज को हमने यहाँ पर रख दिया था। तो इसलिए ये क्या दे रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट नहीं है, वेरी कर रही है, आज यहाँ पर कुछ, यहाँ पर कुछ, यहाँ पर कुछ, यहाँ पर कुछ, यहाँ पर कुछ। वैसे भी आपको पता होगा कि इसके अंदर, गोले के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई अस्तित्व नहीं होता, नहीं होता ना, है? लेकिन डायरेक्शन जरा देखो तो चतुर्दिक निकल रहा है ना। अगर हमने चार्ज को यहाँ रखा तो ई इधर इधर, मतलब हर एक गोला है चतुर्दिक निकल रहा है। बोलो, तो यहाँ ई कहाँ कांस्टेंट को भैया, इसका डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो ई वेरिएबल है। यहाँ पर ई क्या है, वेरिएबल है। ई क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, मैग्नीट्यूड में नहीं डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड में नहीं डायरेक्शन में। अगर इसके सेंटर पर क्यू कूलम आवेश रख दिया गया, अब ये जो स्फीयर हो गया ना, जानते क्या है, ये गॉसियन सरफेस है। जो स्फीयर है और वो क्या होगा, वो गॉसियन सरफेस। अगर ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, एक क्यू चार्ज यहाँ पर रखा गया है,
गॉसियन सरफेस है। इस गॉसियन सरफेस से रिलेटेड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह Q का एप्सिलॉन नॉट गुना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। दिस इज द गॉस थ्योरम। ये गॉस थ्योरम है। ये क्वेश्चन भी हो गया आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड और गॉस थ्योरम का इंट्रो भी हो गया। थैंक यू सो मच।